नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने आधुनिक और सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस नवनिर्मित एनआईटी बस अड्डे का उद्घाटन किया और आम जनता को बस अड्डे को समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि 125 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड पर 4 एकड़ में यह बस स्टैंड बना है और इस दौरान इस बस अड्डे से कई राज्यों को जोड़ने के लिए बसें चलेंगी। इसमें टिकट बुकिंग ऑनलाइन समेत बस की वर्तमान स्थिति भी पता लगा सकते हैं। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई स्थानीय नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साधनों पे भी ये जो एनआईटी का बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस दो मैंने की है। एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये दो बातें जरूर आपको जो उल्लेखनीय हैं, जो आपको बताने के लिए ये हमने बताई है। हरियाणा रोडवेज अपने आप में, जैसा हमको पता है, कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सरकार का एक अंग है। हरियाणा रोडवेज की बसें न केवल अपने प्रदेश में, तो इस प्रकार से न केवल हरियाणा में बल्कि बाहर के प्रदेशों में हरियाणा रोडवेज की सेवा को एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अगर दो रोडवेज की प्रदेशों की अलग अलग बसें हों तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लोग बैठते हैं। इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जितने अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बात भी ठीक है कि पिछले अगर 5 वर्ष का हम हिसाब कब लगाते हैं तो 2 वर्ष कोविड के ये हमारे लिए बहुत तकलीफ के रहे हैं। इसमें हमारे रोडवेज का इनकम कम हुई, घाटा ज्यादा हो गया। एम्प्लॉइज की संख्या हमने वही रखी, जो एम्प्लॉइज 2016 में थे, 17 में थे, उससे लगातार बढ़ते रहे और 16,000 से आज 18,500 या 18,360 के आसपास ये एम्प्लॉइज की ये संख्या है। लेकिन इसमें हमारे परफॉर्मेंस में ये भी थोड़ी ढिलाई आई थी, लेकिन उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे एक पैरामीटर है हर बस प्रतिदिन, जो 2017 में 300 किलोमीटर से ऊपर चलती थी, कोविड के कारण से काफी इसकी एवरेज कम हुई, क्योंकि महीनों बसें चली भी नहीं। अब उसको रिकवर करके और 248 किलोमीटर पर डे की बस का एक एवरेज आ गया है। अब और भी आगे बढ़ेगा जब नई बसें इसमें जुड़ जाएंगी, क्योंकि पुरानी बसें जितने भी ज्यादा समय की होती हैं उनकी एज के कारण से उनका जो हाल्ट है वो बढ़ जाता है। नई बसें जुड़ते ही वो उसमें बढ़ जाएगा और इंप्रूव करेगा और 300 मीटर वापस इसको रिकवर करेंगे। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एनआईटी में नए बस अड्डे का उद्घाटन किया और सीएम का कहना है कि यह बस स्टैंड नहीं बल्कि बस पोर्ट होगा। आपको बता दें कि इस बस स्टैंड पर तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं और ये पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यह बस अड्डा बनाया गया है। बस अड्डे को बनाने में करीब 125 करोड़ रुपए की लागत आई है और 4 एकड़ में यह बस पोर्ट फैला हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद के एनआईटी में नए बस अड्डे का लोकार्पण किया, उसको जनता को समर्पित कर दिया। सीएम ने कहा कि यह बस स्टैंड नहीं बल्कि बस पोर्ट होगा और यहां पर तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि यह बस पोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया है और इसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। बस पोर्ट को बनाने में करीब 125 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये 4 एकड़ में इसका विस्तार है। आपको बता दें कि बस पोर्ट के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और फरीदाबाद के दूसरे विधायक भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम स्थानीय नेता भी बस पोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे।
वहीं गुरुग्राम पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो चलती कार की डिक्की पर आतिशबाजी कर रहे थे। ये बदमाश साइबर सिटी गुरुग्राम की मेन रोड पर कार को घुमाते हुए उसकी डिक्की पर आतिशबाजी कर रहे थे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और 2 गाड़ियां और मोबाइल भी जब्त किया है। वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों से संवाद कायम किया। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए पीएम ने त्योहारों के शांतिपूर्ण माहौल के लिए तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश की ताकत बढ़ेगी तो देश के हर नागरिक और हर परिवार की ताकत को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आपदा के समय में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के काम की भी तारीफ की। पीएम ने बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए अब सरकारों को नई तकनीकों के उपयोग करने की भी जरूरत है। पीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधार हुए हैं, जिससे देश में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में मदद मिली है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बढ़ा है। अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते। वहीं छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से हो गई है। गुरुग्राम में हमारे संवाददाता ने शीतला माता के प्रांगण में भव्य तैयारियों को दिखाया। छठ पूजा के लिए पार्किंग स्थानों पर कृत्रिम रूप से घाट बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज नहाय खाए के साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता ने शीतला माता मंदिर के पार्किंग में बनाए गए घाटों को दिखाया और उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरीके की तैयारियां गुरुग्राम में छठ महापर्व को लेकर की जा रही है। वहीं बल्लभगढ़ की अनाज मंडी पहुंचे प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंडी अधिकारियों और किसानों से खरीद को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मंडी में खरीद सुचारू रूप से चल रही है, प्राइवेट और सरकारी एजेंसियां खरीद कर रही हैं। वहीं इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोई परेशानी नहीं आने देंगे। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने छठ पर्व को लेकर शहर में बनाए जा रहे छठ घाटों का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ विधानसभा में करीब 14 छठ घाट बनाए गए हैं। छठ पर्व पर आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस को भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में जो किसान लगातार धान की खरीद हो रही है, किसान धान ला रहा है, कोई किसान के साथ बेकायदी ना हो, कोई बदतमीजी ना हो, व्यापारी परेशान ना हो, कोई व्यापारी किसान की आपस में। और मुझे जो लगा मंडी में आकर व्यापारी भी खुश है और किसान भी खुश है। उनके मनचाहे रेट मिले और मनचाही जो उनकी इस तरह के धान उस तरह के रेट मिले हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना किसानों का हित में काम हुआ है
चाहे जीरी की बात करें या गेहूं की बात करें या कपास की बात करें, गन्ने की बात करें, एक नहीं अनेकों फसल होती है। छठ पर्व को लेकर गांव से शहर तक लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के बाजार गुलजार हो गए हैं। दुकानों पर सूप, दौरा और डाला भी स्टॉक किया जा रहा है। पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति ने भी पूजा के लिए छठ घाट बना दिए हैं। छठ महापर्व की सभी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति ने बताया कि पिछले 2 महीने से वे लोग तैयारियां कर रहे थे। छठ का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इस दौरान व्रती को लगभग 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखना होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन नहाय खाए का होता है। इसी दिन से छठ पर्व की शुरुआत हो जाती है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ पूजा के पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो मैं भाई साहब आपकी छठ पूजा बहुत जोर शोरों से चल रही है तैयारियां, और बहुत अच्छी धूमधाम से मनाई जाएगी। छठ पूजा हर साल प्रोग्राम रहता है और बहुत ही धूमधाम से प्रोग्राम होता है, और छठी मैया सब पर कृपा करती हैं और आनंद बरसाती हैं सबके काम। पूजा तो वही है इनके आमतौर पर, जैसे पूजा में अपना गन्ना है, मूली है, बैंगन है, पानी में खड़े होकर रहना 24 घंटे तक, सूर्य को अर्घ देना, ये देना, बहुत कठिन पूजा है। छठ पूजा के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। अब फाइनल तैयारी में है। पेंट सेंट आज से कल तक फाइनल हो जाएगा और सारे काम हो गए हैं। ये हमारा पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति रजिस्टर्ड संस्था है और हमारी टीम 2 महीने से इसमें लगी हुई है। आज फाइनल स्टेज पर हम लोग पहुंचे हैं, लगे हुए हैं। किस प्रकार से बनाया जाएगा छठ पूजा? छठ पूजा का ऐसा है कि आज जो 28 तारीख है, आज के दिन से ये त्योहार शुरू होता है। आज नहाय खाए से शुरू है और कल खरना है, और 30 तारीख को 4 बजे 3 बजे से लोग घाट पर आना शुरू करेंगे। तो इस त्योहार को लेकर के और हम लोग इसमें करीब 15 दिन से लगे हुए हैं जी। सारा साफ सफाई, रोड वगैरह, ये बाउंड्री और ये पेंट वगैरह, सफाई, घास वगैरह सारे उग जाते हैं। इसको सारा साफ सफाई करके हम लोग तैयारी में, आखिरी चल रहा है तैयारी पेंट वगैरह का, और इसमें बड़ी जोर शोर से सब लोग अच्छे उत्साह से लगे हुए हैं। एक तरफ तो पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए मुस्तैद है। इसी कड़ी में झज्जर पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती चुनावों को लेकर करीब 5660 हथियार जमा किए गए हैं। अभी करीब 300 हथियार ऐसे हैं जो जमा नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने हथियार जमा नहीं कराए हैं उनके लाइसेंस रद्द होंगे और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 950 लाइसेंस के है करीब, इसमें करीब 300 लाइसेंस अभी भी जमा नहीं हुए हैं। संबंधित थानों के बारे में इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाके दरियाफ्त पूछताछ की गई है। ये मोस्टली पे पाया गया कि उन एड्रेस पे, जिन एड्रेस पे लाइसेंस बनवाया गया है, वहां पे ये लोग अब रहना नहीं पाए गए हैं। तो हम लोग इन सारे जो लोग वेरीफाई नहीं हुए हैं, जिनका एड्रेस तो नहीं मिला है, जिन्होंने हथियार जमा नहीं कराए अपने, उनको हम डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं इनके हथियारों को रद्द कर। खबर झज्जर से है, जहां बैरिकेड के दुकानदार के साथ कुछ लोगों द्वारा दबंगई दिखाई गई। दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मार पिटाई की गई, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। झज्जर की यह खबर है, जहां पर एक दुकानदार के साथ दबंगों की मारपीट की घटना सामने आई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और उसके बाद से पुलिस ने मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भाई साहब, मैं अपनी दुकान पर बैठा था 8:30 के करीब। 4 बंदे आए पहले तो,
वो मेरे से उल्टा सुल्टा बोल रहे, फिर सीधे मेरे चिपट गए। इन चिपटते 5-6 बंदे और आए, उन्होंने बाहर ईटा उठा के मेरे को मारना शुरू कर दिया और मेरे को जान से मारने की धमकी दे के गए हैं। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट मैंने दे दी, लेकिन मेरे को अभी खतरा, मेरे को ना बाहर निकलने दे रहे ना कुछ और। जो घटना हुई है वो सारी कैमरे में कैद है। मैंने हाथ भी नहीं उठाया, उन्होंने सारों ने मेरे पास उठाया। अच्छा, शिकायत दे दी है? हाँ जी, शिकायत दे दी है। वहीं झज्जर के गांव धरौली में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि विवाहिता को ससुराल पक्ष द्वारा लंबे समय से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी कारण से वो काफी समय से परेशान चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता के भाई के बयानों के आधार पर सास, ससुर और पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कई बार पंचायतें भी हुई और समझौता होने के बाद मामला शांत होता रहा। सुबह 11 बजे के आसपास घर में जब कोई नहीं था तो ज्योति नाम की विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। झज्जर की खबर है जहां पर नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद से पुलिस ने विवाहिता के सास, ससुर और पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि उसे दहेज के लिए बार बार परेशान किया जा रहा था और कई बार मामले को लेकर पंचायत भी हुई थी, लेकिन आज जब घर में कोई मौजूद नहीं था तब ज्योति नाम की विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये ज्योति थी गांव सिलानी की, जिसकी शादी धरौली में हुई थी निक्कू नाम के उसके साथ। तो ये जो ज्योति के घर वाले हैं, इनका आरोप है कि भाई जब से शादी हुई तब से दहेज के लिए तंग करते थे। अच्छा। और इन्होंने जो है न दहेज के लिए प्रताड़ना की वजह से इन्होंने फांसी खा ली। पूरा मामला सोनीपत के गांव रिठारू से है, जहां पुरुष प्रधान पवन कुमार ने सर्वसहमति का हवाला देकर अपनी पत्नी को महिला प्रधान का प्रत्याशी बना दिया, जिसको लेकर गांव की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर कोई पुरुष फैसला नहीं ले सकता है और कहा कि गांव की सभी महिलाओं का हक है कि महिला आरक्षित सीट पर हर महिला को प्रत्याशी बनने का बराबर अधिकार मिले। जिसके बाद गांव में सभी की सर्वसम्मति से महिला प्रधान के लिए दोबारा चुनाव किया गया और महिला प्रधान की नियुक्ति की गई। सोनीपत के रिठाऊ का यह पूरा मामला है, जहां पर पुरुष प्रधान ने अपनी पत्नी को महिला प्रधान का प्रत्याशी बना दिया और जिसके बाद पुरुष प्रधान का यह कहना था कि सर्वसम्मति से उसने अपनी पत्नी को महिला प्रधान बना दिया है, जिसका विरोध गांव के लोगों ने किया, दूसरी महिलाओं ने किया। जिसके बाद दूसरी महिलाएं भी चुनाव में खड़ी हुई और उसके बाद में महिला को प्रधान बनाया गया। महिलाएं खड़ी हैं और महिलाओं की वोट देंगे। जो वार्ड हैं, जो ये मेंबर उठेंगे, ऑड नंबर में मर्द होंगे, इवन नंबर में औरतें होंगी। 6 औरतें हैं, 7 मर्द हैं, 13 मेंबर होंगे। तो सरपंच तो एक ही जीतेगा। उधर से भी औरत खड़ी है, इधर से भी जो अपनी औरत को ही खड़ा करेंगे, मर्द का कोई उसमें नहीं है। और फिर सरकार की तरफ से भी ऑर्डर है, अब की बार जो भी कुछ कहना सुनना है, कहीं जाना आना है ना, लेडीज ही जाएगी। जो मर्द जो आगे जाके बैठा था वो नहीं बैठेगा, उसको गवर्नमेंट कोई किसी किस्म की तरजीह नहीं देगी। हमारा हरियाणा प्रदेश आज 1 नंबर का प्रदेश है और यहाँ पूरे देश के अंदर सबसे पहले पढ़ी लिखी पंचायतें हमारे हरियाणा प्रदेश में रही है। आज हरियाणा प्रदेश की कोई भी पंचायत का ऊपर अंगूठा टेक नहीं है। इसी प्रकार से महिलाओं को बराबर का हक देने के लिए हमारी लोकप्रिय सरकार ने और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ
इस नीति पर जो काम किया था उसमें बहुत बड़ी सफलता हरियाणा प्रदेश को मिली। सराहनीय कदम है ये। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती है पूरी हरियाणा की महिला शक्ति, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, 50% आरक्षण दिया है, ये बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज महिला चूल्हा चौके पर न सिमट कर आज जनप्रतिनिधि के रूप में बाहर निकलना शुरू हुई है। और कहीं न कहीं हमारी पंचायतों में भी जहां पर ये रिवाज होता था कि सरपंच पति होता था और डिसीजन वो लेता था, आज उसको भी दरकिनार करते हुए महिलाएं आगे बढ़कर निकल रही हैं। खबर झज्जर से है, जहां ठेका प्रथा समाप्त करने समेत अन्य मांगों के विरोध में प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। त्योहारों के सीजन में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहरों की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। हरियाणा सरकार द्वारा मांगे न माने जाने से सफाई कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारियों ने अब रात के समय में भी धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। साथ ही गश्त भी बढ़ा दी है कि प्रशासन कूड़े का उठान उनकी बिना मर्जी के ना कर पाए। नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य ने बताया कि कई दौर की बातचीत के बाद भी हरियाणा सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया है। झज्जर की यह खबर है, जहां पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी लगातार 10 दिन से हड़ताल पर हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सफाई कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं और वहीं अब सफाई कर्मचारियों ने रात में भी अपना धरना देना शुरू कर दिया है। वहीं सफाई कर्मचारी रात में लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि प्रशासन के जो दूसरे महकमे हैं वो शहर से कूड़ा ना उठवा सके। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से उनकी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज हमारा 10वां दिन है हड़ताल का। पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और कल हमने 9वां दिन था हमारा हड़ताल का। हमने रात का धरना प्रदर्शन भी चालू कर दिया है और शहर में सभी कर्मचारियों ने अपनी गश्त भी बढ़ा दी है। कहीं प्रशासन की तरफ से कूड़े का उठान तो नहीं हो रहा है। और हमारा जब तक भी सीएम साहब के साथ हमारे जो राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री उनकी वार्ता नहीं होती, वहां से कोई मैसेज नहीं आता। वहीं सोनीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 पशुओं की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4 पशुओं की हालत भी गंभीर बनी हुई है। जहां सूचना मिलता ही पशु चिकित्सकों की टीम ने गांव में पहुंचकर बीमार पशुओं का इलाज करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि खेवड़ा गांव निवासी रणधीर पशुपालन का काम करता है और पशुपालन व्यवसाय से ही वो अपने घर का खर्च भी चलाता है। रणधीर ने सुबह पशुओं को खुले आसमान के नीचे चारा डालकर बांधा था, लेकिन दोपहर बाद पशुओं की हालत अचानक से खराब होने लगी, जिसके बाद पुलिस और पशु चिकित्सकों को सूचना दी गई। वहीं मृत पशुओं का विसरा मधुबन भेजा गया है। सर, हमें सुबह हमारे थाने में बजरिया फोन इतला मिली थी कि अम्बेडकर कॉलोनी में अपने रणधीर जी हैं और काला, उनके 2 पशुओं की मौत की सूचना मिली थी और 4-5 पशुओं की औरों की हालत खराब है। जो हम मौके पे आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हमने अपने खेवड़ा गांव के पीएचसी के डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर साहब, हम भी और उनकी टीम के सभी साथी यहाँ मौके पर आए हुए हैं। सुबह हमारे को फार्मर ने संपर्क किया कि इनके कुछ पशु बीमार हैं। आकर देखा हमने, इनके टोटल 7 पशुओं में से 3 की डेथ हो चुकी थी, 2 बड़े एनिमल थे, 1 15 दिन का काफ। उसके बाद 4 पशु जो हैं उनको हमने ट्रीटमेंट दे दिया है, वो रिकवर हो चुके। सुबह जो हमने यहाँ अंदर से नार खुआवे यहाँ बांध दी बाहर खुले प्लॉट में, तो जो है 12 बजे मैंने जो अंदर बांधे खोलने के लिए मैं चाला तो सारे पशु डेड ऐसे अल्लाह थे सारे। तो मैं लड़के के पास फोन करा, मैं एक बार आ जा, नन्नू हो शायद डांगरा। तो उस टाइम पे हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने ये बोला भाई ये जो है जहरीला पदार्थ खा रहे। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।